नमस्कार, न्यूज के सबसे धाकड़ शो देश की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां खबर का हर अध्याय खुलता है और ऐसी रिसर्च के साथ खुलता है कि आपको उस खबर का मास्टर बना दे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी खबरों का अध्याय खोलने जा रहा हूं। सड़क पर छात्रों का सैलाब फिर आ गया। कॉकरोच पार्टी वाले, केजरीवाल, राहुल सब सन्नाटे में। मोदी विरोधी फंस गए हैं क्या? जंतर मंतर के गालीबाज पत्थरबाजों के सामने खड़ी हो गई ऐसे छात्रों की फौज की देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इधर छात्रों का आंदोलन फिर शुरू हो गया, उधर संसद में क्या गजब हो रहा है आज आपको दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से कॉकरोच पार्टी को झटका, उधर पप्पू यादव पर हमले को लेकर क्या खुलासा हो गया है, इसका अध्याय भी होगा। साथ ही प्रशांत किशोर ने गजब कर दिया। 30 साल पुराना बीजेपी का किला कैसे गिरा, क्या खेला हुआ, आज इसका अध्याय भी होगा। उपचुनाव में बीजेपी को डबल झटका। ममता और इंडी ने बीजेपी के अंत की शुरुआत बताकर जल्दी कर दी है क्या? उपचुनाव में 2-1 से पिछड़ी बीजेपी, लेकिन असल कहानी क्या है, पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ, आज इसका अध्याय होगा। बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। महिला पहलवानों के आरोप क्यों नहीं टिके? बृजभूषण की रिहाई पर नया दंगल कैसे शुरू हुआ? प्रियंका, केजरीवाल, इंडी ने अब क्या कह दिया? और यौन शोषण के आरोपों से बरी होने के बाद अब बृजभूषण सिंह ने क्या कह दिया, यह भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही सावन का पहला सोमवार, शिव भक्तों की भक्ति की ऐसी तस्वीरें कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। और कांवड़ियों के हंगामे की तस्वीर आई। सनातन विरोधियों ने फुल मोर्चा खोला, लेकिन सच क्या निकला, आज इसका अध्याय भी होगा। और बिहार से निकले कांवड़िए सुल्तानगंज से ही गंगा जल भरते हैं, ऐसा क्यों बॉस? आज इसके बारे में भी बताऊंगा स्पेशल सेगमेंट में। लेकिन पहले दिन भर का क्यूआर मोड ऑन करेंगे, यानी दिन भर का क्विक रिकैप। मेटा से पीएम मोदी का वीडियो हटाने के मामले में सरकार एक्शन मोड में है। सूत्रों के मुताबिक मेटा के अधिकारियों ने सरकार से माफी मांगी है। संसदीय समिति के सामने मेटा के प्रतिनिधियों से आज कई सवाल पूछे गए। सरकार ने मेटा को जवाबदेही तय करने के लिए कहा। सूत्रों की माने तो भारत में सोशल मीडिया की जवाबदेही को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। लैंडस्लाइड और फ्लड के कारण अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड के कारण एक स्कूल की इमारत मलबे में तब्दील हो गई। वहीं गुजरात के नवसारी, बोटाद, सुरेंद्रनगर ये ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ से बुरा हाल है। सूरत में किम नदी में आए तूफान से सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बंगाल में बीरभूम के बाद मालदा में भारी मात्रा में कैश मिला है। एक फ्लैट में छापेमारी के दौरान करीब 2 करोड़ 41 लाख रुपए कैश और 20 ग्राम सोना बरामद किया गया। कैश इतनी बड़ी मात्रा में संख्या में मिला कि उसे गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी और रात भर गिनती चली। पुलिस के मुताबिक ये पैसे एक बिजनेसमैन के अलमारी से मिले हैं। पुलिस ने किराएदार समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया है। बीकानेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास से 50 करोड़ रुपए की हेरोइन और आधुनिक हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। ऑपरेशन शॉक वेव के तहत तस्करों के पास से जिगाना और ग्लॉक समेत 11 विदेशी पिस्टल, 22 मैगजीन और 100 कारतूस जब्त हुए। पुलिस एक तस्कर को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। हैदराबाद में एक हाई स्पीड कार ने स्कूटी सवार 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि 17 साल का बच्चा इस कार को हाई स्पीड में चला रहा था। कंट्रोल खोने के बाद उसने 2 लोगों को कुचल दिया और 7 गाड़ियों में भी टक्कर मारी। कार के परखच्चे उड़ गए। यह हो गया दिन भर का क्विक रिकैप। अब पाठशाला का पहला अध्याय। सड़क पर छात्रों का सैलाब फिर आ गया। कॉकरोच, केजरीवाल और राहुल सन्नाटे में। मोदी विरोधी फंस गए हैं क्या? जंतर मंतर के गालीबाज पत्थरबाजों के सामने खड़ी हो गई ऐसे छात्रों की फौज कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। इधर छात्रों का आंदोलन फिर शुरू हुआ, उधर संसद में क्या गजब हो रहा। और सुप्रीम कोर्ट से कॉकरोच पार्टी को क्या झटका लगा। पप्पू यादव पर हमले को लेकर क्या खुलासा हो गया। सबसे पहले इस सब का अध्याय। आज 3 खबरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बॉस। पहली खबर कि उपचुनाव के नतीजे आए हैं। दूसरी खबर झारखंड में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा बृजभूषण शरण सिंह का मामला, जिन्हें आज कोर्ट ने बरी कर दिया। और आप देखिए कि इन तीनों खबरों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को कैसे एक्सपोज करके रख दिया, जिसके बारे में एक एक करके आपको अलग अलग अध्याय में बताऊंगा। क्योंकि जो उपचुनाव के नतीजे पर आज झूम रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी तो वोट चोरी करके हर चुनाव जीत जाते हैं। बीजेपी तो पुलिस प्रशासन के दम पर हर चुनाव जीत जाती है। इसी तरह से बृजभूषण के मामले में ये लोग सीधे पीएम को घेरते थे।
छात्रों के मुद्दे पर ऐसा माहौल बनाते थे कि जैसे इनसे बड़ा छात्रों का हितैषी कोई दूसरा नहीं है। ऐसी मार मची थी कि पूरा इंडी पिछले कुछ हफ्तों में एकदम कूद गया था कि न छात्रों का सबसे बड़ा नेता मैं हूं। लेकिन छात्रों का एक ऐसा आंदोलन भी इसी देश में चल रहा है जिस पर ये लोग बात करने तक को तैयार नहीं। खुद को छात्रों का नेता साबित करने के लिए जिस इंडी में मार मची हुई थी, राहुल गांधी पीएम आवास के घर के बाहर जाकर धरने पर बैठ गए थे कि ना छात्रों का मामला है। केजरीवाल दौड़े दौड़े जंतर मंतर चले गए थे, थाने के चक्कर काट रहे थे जंतर मंतर वाले। अखिलेश यादव के नेता, लेफ्ट के नेता, उद्धव ठाकरे के नेता, शरद पवार, सब लाइन से जंतर मंतर जा रहे थे। लेकिन आज की डेट में झारखंड में छात्रों के मुद्दे पर इन नेताओं को सांप सूंघ गया है, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी की पार्टी की तो सरकार है नहीं। जैसे मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में आप डाल देते हैं, वैसे ही इंडी के नेता झारखंड में जेनजी के प्रोटेस्ट को साइलेंट मोड में डालकर बैठ गए। इनके लिए जंतर मंतर पर गाली देने वाला जेनजी है, लेकिन झारखंड में कई दिनों से परीक्षा में धांधली पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का दर्द इनको लिए मायने ही नहीं रखता। और इनको तो छोड़िए, कॉकरोच पार्टी वाले जो खुद जेनजी का सबसे बड़ा मसीहा बन रहे थे, छात्रों के सबसे बड़े मसीहा बन रहे थे, उनके पास झारखंड जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी से इस्तीफा नहीं मांग पाएंगे। वहां तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। वहां विपक्ष की सरकार के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगना पड़ेगा, तो किस मुंह से मांगेंगे? उन्हीं का साथ लेकर तो ये लोग जंतर मंतर पर माहौल बना रहे थे, विपक्ष के नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। आज आपको बताऊंगा कि झारखंड में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें न जाने के लिए कॉकरोच पार्टी वाले कैसे कैसे बहाने बना रहे हैं, आप माथा पीट लेंगे। इंडी गठबंधन झारखंड के छात्रों को किनारे लगाए बैठा है, लेकिन वो झारखंड के छात्र आज इस देश को बता रहे हैं कि छात्र का प्रोटेस्ट होता कैसे है। ना कोई गाली दे रहे हैं, ना किसी की लिंचिंग कर रहे हैं, ना अश्लील हरकतें कर रहे हैं, कोई तमाशा नहीं बॉस। जंतर मंतर पर लेफ्ट के छात्र संगठन डट गए थे, किसान नेता अपना लाभ लश्कर लेकर पहुंच गए थे, लेकिन झारखंड कोई नहीं जा रहा। जबकि झारखंड के स्टूडेंट वहां पर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी देश भर में चर्चा होनी चाहिए बॉस। अपनी मांग भी रख रहे हैं और मर्यादा भी नहीं लांघ रहे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो झारखंड में चल रहा है, वहां अभी तक कोई वो इकोसिस्टम वाली मिलावट नहीं हुई है, कोई देश विरोधी एजेंडा वहां नहीं है, कोई आजादी के नारे नहीं लग रहे, कोई गाली गलौज नहीं है, कोई मीडिया कर्मियों की लिंचिंग नहीं है, पुलिस अर्धसैनिक बलों के जवानों से बदतमीजी और मारपीट नहीं है। इसलिए कई लोगों का शायद इस झारखंड वाले प्रोटेस्ट में इंटरेस्ट भी नहीं है, कि उनको लग रहा मसाला तो है ही नहीं है, मोदी के नाम पे कुछ कर नहीं पाएंगे। आज आपको दिखाऊंगा कि वहां खाने पीने सबका इंतजाम कर कौन रहा है, वो किस मुश्किल हालात में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी अपने देश के ही छात्र हैं। हमने तो जंतर मंतर का भी मुद्दा दिखाया था, झारखंड भी दिखा रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन और उनका इकोसिस्टम आज उनको पहचानिए कि कैसे वो मौका देखकर छात्र जो है उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके साथ खड़े होते हैं। पहले इस सब की एक झलक देखिए, संसद में क्या हो रहा है वो भी देखिए, फिर पूरी खबर बताता हूं। आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं। निकल जाओ, कैसे निकल जाओ। इसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। पैसा ले लेके नौकरी दिया गया। बारिश की वजह से गीला हो चुका है, ये देखिए आप, ये बारिश की वजह से गीला हो चुका है। यहाँ पर छात्र जमीन पर सो रहे हैं। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए विपक्ष के नेताओं की लाइन लगी हुई थी, लेकिन झारखंड में इंडी का कोई नेता झांकने तक नहीं गया बहुत हद तक। जबकि झारखंड के छात्र पिछले करीब 10 दिनों से परीक्षा में धांधली के मामले में परीक्षा रद्द करने और सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों का साथ देने के लिए कोई नहीं जा रहा है। ये छात्र नहीं है, इनके मां बाप जो हैं उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, एग्जाम दे सके उसके लिए मेहनत नहीं की है। इस सब के बावजूद झारखंड के इस छात्र आंदोलन का न हौसला टूटा है, न मनोबल गिरा है, और न न्यूज 18 इंडिया यह मनोबल गिरने देगा, क्योंकि हम जंतर मंतर के भी असली छात्रों के साथ खड़े थे और यहां भी छात्रों के साथ खड़े हैं। ये छात्र डटे हुए हैं। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो एक पूरा इकोसिस्टम यही बताने में लगा था कि देखो देखो जेनजी गर्मी में बैठा है, बारिश में डटा है,
लेकिन झारखंड के छात्रों के संघर्ष की बात आई तो इस इकोसिस्टम के मुंह जो है वो सिल दिए किसी ने। झारखंड में प्रदर्शन के दौरान बारिश आ गई तो तिरपाल से छात्र खुद को बचा रहे हैं। वहां तो कोई आया नहीं पूरा इकोसिस्टम लगाने के लिए। बर्गर भी बटेगा, पिज्जा भी बटेगा, बिरयानी भी बटेगी, पूरा हाईटेक इंतजाम होगा ना। वो बेचारे खुद इंतजाम कर रहे हैं और इतना इंतजाम खुद करने के बाद उनका आरोप यह है कि बारिश से बचने के लिए उनको बड़ा टेंट तक लगाने की अनुमति नहीं दी गई। और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर आप देखिए किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बड़े बड़े टेंट लग गए थे, खाने पीने का पूरा इंतजाम, सब सुविधा चल रही थी। दोनों छात्र थे बॉस, लेकिन देखिए हिसाब कैसे अलग अलग हो जाता है जब नरेंद्र मोदी को घेरना हो और जब कांग्रेस और जेएमएम शासित राज्य में सवाल उठाना। हालांकि बावजूद इस सबके झारखंड के छात्र शांत हैं, वो उग्र नहीं हो रहे। ये भी इसी देश का छात्र है। जो लोग कह रहे थे कि गाली देना क्या हो गया, छात्र को तो गाली देना देता ही है। आप देखिए ये झारखंड के छात्र तो किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी का अपमान नहीं कर रहे। 25 जुलाई से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान अभी तक एक हुड़दंग की खबर नहीं आई है, ना ही झारखंड के सीएम को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये छात्र अगर मार्च भी निकाल रहे हैं तो उसमें कोई हल्ला नहीं होता, कोई पत्थरबाजी नहीं होती, सुरक्षा एजेंसीज का कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। यहां संसद या वहां की विधानसभा उखाड़ देने की कोई बात नहीं हो रही, नेता को मारने पीटने की बात नहीं चल रही। आप देखिए झारखंड के प्रदर्शन में किस तरह की नारेबाजी हो रही है और जंतर मंतर पर किस तरह की भाषा बोली जा रही थी, जरा आप कंपेयर करके देख लीजिए। जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं, मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं। तमन्ना रखता हूं कि मैं भी अपने वतन के काम आ जाऊं, वतन के काम आ जाऊं। निकल जाओ, कैसे निकल जाओ दिल्ली बीजेपी आर्मी मोदी का खाना जो है कोई मेला नहीं सजा है, यहाँ छात्रों का फ्यूचर दाव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। झारखंड बहुत बड़ा राज्य है, उसमें बहुत सारे बच्चे देते हैं एग्जाम। उसके लिए अगर जांच की मांग कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहे, वो होना चाहिए। बाकी जगहों में या बाकी देश में आपने प्रदर्शन का स्वरूप देखा होगा, लेकिन झारखंड की मिट्टी ऐसी है कि सरकार से अभी भी गुहार लगा रही है कि वो छात्रों की बात सुने। निकल जाओ, कैसे निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पर छात्र नहीं थे, वो जेन्युइन छात्र जो थे वो ठीक थे, लेकिन वहां जो इकोसिस्टम आ गया था, गंदी गंदी गालियां, भद्दे भद्दे इशारे, और इस देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उन गंदी गंदी गालियों को भी जस्टिफाई किया गया। अगर यही इस देश के छात्र की परवरिश होती तो झारखंड में भी गंदी गालियां लग रही होती, बोली जा रही होती। वहां तो नहीं हो रहा। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच कुछ लोगों ने हिंसा भड़काई, माहौल खराब किया, पूरा आंदोलन एक तरह से हाईजैक करने का प्रयास किया। लेकिन झारखंड के छात्र अपने आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं होने दे रहे। ये अभिजीत दीपके और कॉकरोच पार्टी वाले देखें, खाली ये कह देने से क्या है बीजेपी के लोग होंगे हंगामा कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता। आप देखिए झारखंड में छात्र खुद कैसे अपील कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो वो हुआ वो वहां नहीं चलेगा। जंतर मंतर पर तो कॉकरोच पार्टी के सामने ही उनके मंच से सनातन का अपमान हो रहा था, जबकि आप देखिए कि झारखंड में किस तरह से प्रोटेस्ट को मैनेज किया जा रहा है। वहां छात्र साफ कह रहे हैं कि यहां कोई धार्मिक और राजनीतिक नारा चलेगा ही नहीं, यहां कोई आजादी चाहिए वाला नारा नहीं चलेगा, जबकि कॉकरोच पार्टी वाले हर बात से पल्ला झाड़ लेते थे। हमको नहीं पता कौन घुसा आया, किसने गाली दे दी, प्रोटेस्ट उनका था, गाली देने वाला किसी और का हो जाता था। झारखंड के छात्र प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि ना ये सब नहीं चलेगा। आप देखिए जंतर मंतर पर क्या हो रहा था, और झारखंड में भी छात्र है, वो देखिए वो छात्र क्या कर रहा है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले आप लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है। ये स्टूडेंट का भाषण है, जो वक्तव्य है वो हम स्टेज से नहीं देंगे। हम यहाँ डे 1 से स्टूडेंट्स के साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे भी मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे।
झारखंड के छात्रों का प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है। ये छात्र क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, वो भी सुनिए। ये छात्र 19 अप्रैल को हुई 14वीं जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की कंबाइंड प्रिलिमिनरी टेस्ट को रद्द करने और इसे दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। 19 अप्रैल को हुई परीक्षा के 2 जुलाई को रिजल्ट आए, जिसमें ओएमआर शीट और मेरिट लिस्ट से छेड़छाड़ के आरोप लगे। छात्रों का दावा है कि कुछ अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट बाहर पहुंची और परिणाम में गड़बड़ी हुई। सरकार ने इसकी सीआईडी जांच शुरू की, लेकिन छात्रों का कहना है कि मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से कराई जाए। मामला केवल एक परीक्षा का नहीं, छात्र जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और पिछले वर्षों की भर्ती परीक्षाओं में लगे पेपर लीक और धांधली के आरोपों की व्यापक जांच चाहते हैं। छात्र भर्ती व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक सुधार की मांग कर रहे हैं। झारखंड में इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी वाले कहां, वो झारखंड क्यों नहीं जा रहे। लोग रांची के प्रदर्शन की तस्वीरों में उनको ढूंढ रहे हैं कि कहीं तो अभिजीत दीप के दिख जाएंगे, सौरभ दास बैठे दिख जाएंगे, लेकिन कॉकरोच पार्टी वाले रांची नहीं जा पा रहे। कॉकरोच पार्टी इसके लिए जो तर्क दे रही है वो सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके ने झारखंड के प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का समर्थन किया, एक वीडियो कॉल पे बात करके निपटा दिए उनको, क्योंकि बहुत सवाल उठने लगा कि अरे आप तो झारखंड नहीं जा रहे, तो एक वीडियो कॉल कर लिया। हाँ ठीक है, बताओ क्या हुआ। हाँ, इस दौरान छात्रों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज आप आ जाइए, तो अभिजीत दीपके कहने लगे कि मुझे टाइफाइड हुआ है इसलिए अभी नहीं आ पाऊंगा। सुनिए एक बार। हम लोग चाहते हैं सर, आपसे विनती कर रहे हैं प्लीज कि आप एक बार आ जाएं। हाँ, हम लोग कल पूरी कोशिश करेंगे वहां आने की। अभी भी टाइफाइड हो रखा है। अभिजीत दीपके से जब पूछा गया कि आप झारखंड कब जाएंगे, तो कह रहे हैं कि जैसे ही टाइफाइड ठीक होगा तब वहां जाऊंगा। कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ हम। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि उनको टाइफाइड हो रखा है इसलिए वो झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं जा पा रहे। लेकिन सवाल यह है कि टाइफाइड तो अभिजीत दीपके को हुआ है, बीमार तो वो हैं। भर कॉकरोच पार्टी को टाइफाइड हो गया क्या? कॉकरोच पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो वहां छात्रों के साथ जाके बैठ जाए। अभिजीत दीपके कहें सौरभ दास से कि तुम जाओ बैठो, मैं आता हूं ठीक होके। सौरभ दास के पास टाइम नहीं है, पार्टी करने का टाइम था, झारखंड जाने का टाइम नहीं है, इंटरव्यू देने का टाइम है। जिसको गोदी मीडिया बताते हैं वहां जा जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, रांची जाने का टाइम नहीं है इनके पास। सौरभ दास को क्या बीमारी हुई है? बॉस, देश का जेनजी सब देख रहा है कि इतने लोग वहां कॉकरोच पार्टी में पार्टी कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके। आज जब झारखंड का छात्र बुला रहा तो कह रहे हैं मुझको टाइफाइड हो गया, तो आप रेस्ट कीजिए। सौरभ दास, पूरा कॉकरोच पार्टी में इतने लोग हैं, सबको बोलिए वहां जाके बैठे और करें प्रदर्शन। लेकिन जेनजी देखे कि इनका सिलेक्टिव धरना कैसा काम करता है। बहुत प्रेशर बना तो वीडियो कॉल कर लिए, कल को अगर बहुत और प्रेशर बनेगा तो जाएंगे, तो देखिएगा कि वहां पर जो है वो उस तरह से प्रदर्शन करते हैं कि नहीं, जंतर मंतर जैसा कि जान दे दूंगा लेकिन वहां झारखंड के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। करेंगे। विपक्ष के राज्यों का नाम आते ये लोग का मुंह मुड़ जाता है। इससे पहले 5 जुलाई को भी एक इंटरव्यू हुआ था अभिजीत दीपके का, उसमें भी वो कहे थे कि हम झारखंड जाएंगे। 5 जुलाई से आज 3 अगस्त हो गया, जाइए नहीं पा रहे हैं। अभिजीत दीपके तो अभी भी पीएम मोदी को ही घेर रहे हैं। पहले पुराने शिक्षा मंत्री से दिक्कत थी, अब प्रहलाद जोशी के नाम पर माहौल बना रहे हैं। मतलब इनका पूरा एजेंडा नरेंद्र मोदी के आसपास घूमता है। इनको छात्र से कितना मतलब है आप समझ जाइए। लेकिन देश का जेनजी देख रहा है, देश के बच्चों के मां बाप देख रहे हैं कि कौन संसद में पेपर लीक पर बहस से भाग रहा है, कौन विपक्ष के राज्यों में पेपर लीक पर चुप है। भाई राहुल गांधी छात्रों के लिए इतना परेशान थे कि पीएम के घर के बाहर जाके बैठ गए थे धरना पे। जाएं, हेमंत सोरेन के घर के बाहर बैठ जाएं। आप सुनिए, झारखंड के छात्र राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि वो चुप क्यों है। बात माने, हम राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि जब आप संसद में आवाज मीट के खिलाफ उठाते हैं तो आपकी झारखंड में सरकार है, तो आप क्यों नहीं यहाँ पे आके छात्रों से मिलते? आखिर क्यों सरकार इतना छात्रों से डरी हुई है? हम तो छात्र सरकार के ही आदमी हैं।
जंतर मंतर पर जो मजमा लगा था उसे झारखंड के युवा भी देख चुके हैं, इसलिए वो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आप चुप क्यों हैं। वहां ये नारे लग रहे हैं कि रांची आकर देखो कैसा हंगामा मचा है। रांची से हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा की एक रिपोर्ट देखिए। तिरपाल नीचे गिर चुकी है और मैं जब यहां पर पहुंचा, मैंने इनसे बात की तो पंकज ये देखेंगे ये सब गीला है, ये सब बारिश की वजह से गीला हो चुका है। ये देखिए आप, ये बारिश की वजह से गीला हो चुका है। यहाँ पर छात्र जमीन पर सो रहे हैं, मतलब जमीन नहीं है, जो तखत है, तिरपाल नीचे गिर चुकी है। ये लोग 25 तारीख से बैठे थे, यहाँ बैठने की मतलब जो है परमिशन टेंट लगाने की मिल नहीं रही थी। रांची आकर देखे कोई रोज तमाशा होता है, रांची आकर देखे कोई रोज तमाशा होता है। हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है, हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है। रांची में बैठे ये छात्र इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वहां कोई झांकने नहीं आ रहा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में एक्टिव थे, झारखंड पर चुप हैं। अरविंद केजरीवाल उस लड़की को डिफेंड कर रहे हैं जो पीएम मोदी को बद्दी बद्दी गालियां दे रही थी। उसके लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रुचिका, मैं आपके साथ हूं, कभी किसी भी तरह की जरूरत हो मुझे बताना। गाली देने वाली लड़की के साथ खड़े हैं। अब वहां बेचारा छात्र सब बैठा है रांची में कि आएंगे केजरीवाल जी, कॉकरोच पार्टी वाले, राहुल गांधी, कोई जाने को तैयार नहीं। लोग पूछ रहे हैं केजरीवाल के बयान पर कि झारखंड के लोगों के साथ कब दीजिएगा, उन्हें कब कहिएगा कि कोई जरूरत हो तो बताना। और जिस लड़की की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो तो खुद माफी मांग रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और पूरा एक इकोसिस्टम ये माहौल बनाने में लगा है कि देखो प्रेशर बनाया जा रहा है छात्रों पर और उनसे माफीनामा लिया जा रहा है। मतलब वो कोई गंदा काम नहीं की थी, कोई गलत बात नहीं बोली थी। गाली देना जो है वो इनकी कैटेगरी में कुछ है ही नहीं, सब सही है। और पीएम तो माफ करने की बात कर रहे थे, तो इसमें पीएम कहां से आ गए। भले ही झारखंड के मुद्दे पर इंडी गठबंधन वालों ने मुंह फेर लिया, लेकिन झारखंड के छात्र डटे हुए। अपनी मांग मनवाने के लिए वहां छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और आज सुबह ही उन्होंने इसका ऐलान किया। देवेंद्र नाथ महतो को लोग झारखंड का सोनम वांगचुक बुला रहे हैं। सुनिए देवेंद्र नाथ महतो को। हुए सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और भूख हड़ताल का सारे नियम को हम पालन करेंगे और ये सरकार को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करेंगे और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। टीडीपीएल एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। इधर झारखंड में छात्र आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। उधर जंतर मंतर पर जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ, धीरे धीरे उसकी फाइल खुल रही है। हिंसा के पीछे कौन था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि जंतर मंतर में उस वक्त का एक वीडियो सामने आया है। इसमें सौरभ दास और अभिषेक रांका पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। इस वीडियो में पुलिस अफसर उससे पूछ रहे हैं कि यह जगह प्रोटेस्ट कॉल के लिए नहीं है, ऑर्गेनाइजर्स ने क्या तैयारी की है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपके वॉलंटियर्स कहां हैं। पुलिस कई बार समझा रही थी उनको कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो भीड़ कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। पुलिस वालों को यह भी कहते सुना जा रहा है कि वो कब से इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी चेता रहे हैं कि भीड़ में क्रिमिनल एलिमेंट्स हो सकते हैं, यह भी बता रहे हैं कि भीड़ किस तरह से उग्र हो सकती है। बावजूद इसके इन कॉकरोच पार्टी वालों ने कुछ नहीं किया। मुझे तो यह नहीं समझ में आता कि इन पर कानूनी एक्शन कुछ क्यों नहीं हो रहा है। आप सुनिए जंतर मंतर के इस वीडियो में पुलिस अधिकारी कॉकरोच पार्टी के नेताओं से क्या कहते सुने जा रहे हैं। आपके वॉलंटियर को आइडेंटिफाई करवाने पड़ेंगे ऑनलाइन। पुलिस कह रही है कि हम रोज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने वॉलंटियर्स को लगाइए, लोगों की पहचान कीजिए कौन कौन घुस गया है। अगर ये हो गया होता तो सोचिए कितने एलिमेंट्स जो घुसे थे, जिन्होंने छात्रों को बदनाम किया, वो शायद बाहर हो सकते थे। झारखंड वाले कर रहे हैं, वो किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि पुलिस अधिकारियों ने सारी बातों के बारे में पहले ही कॉकरोच पार्टी को चेताया था, लेकिन जब हिंसा हो गई तो उन्होंने कॉकरोच पार्टी वालों ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे यह लग रहा है कि कॉकरोच पार्टी वाले अपनी जिम्मेदारी से आसानी से बच नहीं सकते। पहले देखिए कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआईआर और गिरफ्तार लोगों की रिहाई से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में क्या हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें कानून के तहत एफआईआर वापस ले सकती हैं, लेकिन जो जघन्य अपराध में शामिल हैं उन्हें राहत नहीं मिलेगी। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 2738 ऐसे आरोपियों को इस प्रदर्शन के दौरान चिन्हित किया गया, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यह मुद्दा भड़का रहे। उधर कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए कि वो प्रदर्शन की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर प्रोटोकॉल भी बनाएगी, लेकिन उसने फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया कि उन्हें तय करना है कि भाई उन्हें क्या एक्शन करना है, नहीं करना है। मामले पर अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से कॉकरोच पार्टी को एक और झटका लगा। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पर सुनवाई हुई। यह अर्जी जंतर मंतर को लेकर थी। याचिकाकर्ता कह रहा था कि दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट की सही जगह नहीं है, वहां प्रोटेस्ट होने से बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, इमरजेंसी सर्विसेज बाधित हो जाती है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर विचार करने के लिए कहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन की सही जगह है या नहीं। याचिकाकर्ता की मांग थी कि जंतर मंतर की जगह रामलीला मैदान या किसी दूसरी खुली जगह को प्रदर्शन का मेन पॉइंट बनाया जाए। इस याचिका पर सीजेआई ने कहा कि उन्हें लगता है कि एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा कोर्ट ने आज एक और याचिका पर सुनवाई की हामी दे दी है। याचिका में 20 जुलाई की मार्च को लेकर ऑर्गेनाइजर्स की जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के ऑर्गेनाइजर्स अभी भी आग को हवा दे रहे हैं, जबकि सरकार उनके प्रति उदार रवैया दिखा रही है। यह भी कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। याचिका में मांग की गई है कि ऐसे युवाओं को यूं ही छोड़ा न जाए, उनके 7 दिन की कम्युनिटी सर्विस कराई जाए। यानी जिन लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, यानी कॉकरोच पार्टी वाले, अब उनको लेकर भी सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर। सबकी जवाबदेही तय होगी बॉस। और आप देखिए कि इधर झारखंड में छात्र आवाज बुलंद कर रहे हैं, उधर इंडी गठबंधन वाले संसद में हंगामा में ही बिजी हैं। संसद में इंडी वाले चढ़ावा चोरी और अमित शाह के जवाब को लेकर हंगामा कर रहे हैं। इनकी मांग है कि पैलेट गन के मुद्दे पर अमित शाह जवाब दें। दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर ये लोग पीएम मोदी से जवाब मांग रहे हैं। संसद में इसी को लेकर हंगामा चल रहा है। संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। इंडी वाले रोज संसद में चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान जिस तरह पप्पू यादव ने संत के भेष में ड्रामा कर सनातन का अपमान कर किया, यह आरोप लगा उन पर, उससे हंगामा मचा हुआ। इस मुद्दे पर इतना बवाल मच गया कि जब चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने वाली समाजवादी पार्टी ने पप्पू यादव और राहुल गांधी पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। सुनिए सपा सांसद रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि उस दिन जो हुआ वो गलत था। और आप सोचिए, फिर भी ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन उस वक्त कुछ दिन पहले तक तो कोहनी मार रहे थे कि ना छात्र के साथ मैं, राहुल गांधी को प्रदर्शन करना था, केजरीवाल को जाना था, कॉकरोच पार्टी को करना था। झारखंड के छात्र इनको नहीं दिख रहे, संसद में उस पर चर्चा नहीं हो रही। इस देश के मां बाप और छात्र देख रहे हैं कि छात्रों के साथ कौन है। मीडिया में भी कौन खड़ा है जिसने जंतर मंतर भी दिखाया और रांची भी दिखा रहा है। यह देश देख रहा है बॉस। झूठे फर्जी नैरेटिव इस देश में नहीं चलेंगे, और इसीलिए कुछ लोगों को आग लग जाती है, मीडिया से दिक्कत हो जाती है। खैर, पाठशाला में अब अगला अध्याय। प्रशांत किशोर ने गजब कर दिया। 30 साल पुराना बीजेपी का किला गिरा कैसे, क्या खेला हुआ। उपचुनाव में बीजेपी को डबल झटका। ममता प्लस इंडी ने बीजेपी के अंत की शुरुआत बताकर जल्दी कर दी क्या। उपचुनाव में 2-1 से पिछड़ी बीजेपी, लेकिन असल कहानी क्या है, पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ, अब इसका अध्याय देखिए। आज 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों की बहुत चर्चा हो रही है। इंडी गठबंधन वाले झूम रहे हैं कि 2 सीटों पर बीजेपी हार गई। ये वही लोग हैं जो कल तक कहते थे कि बीजेपी तो सेटिंग से चुनाव जीत जाती है। ये वही लोग हैं जो कल तक वोट चोरी की बात करते थे। ये वही लोग हैं जो कल तक ये कहते थे कि बीजेपी पुलिस प्रशासन एजेंसी की सारी ताकत लगाकर चुनाव मैनेज कर लेती है। लेकिन आज जब ये सारी बातें इनके जीत से जुड़ गई कि भाई ये तो जीत गए, तो इन्होंने इन बातों को लपेटा और डस्टबिन में डाल दिया। सब भूल गए इंडी वाले, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी 2-1 से पिछड़ गई। आप देखिए कि बिहार के बांकीपुर में बीजेपी की हार हुई, और यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी हार गई।
लेकिन गुजरात में बीजेपी का दबदबा कायम है। मांजलपुर सीट में उसे बड़ी जीत मिली है। इन तीनों सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के बांकीपुर सीट की है, क्योंकि बिहार की बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने गजब ही कर दिया। उन्होंने बांकीपुर में बीजेपी का 30 साल पुराना किला गिरा दिया। बीजेपी इस सीट पर 30 साल से नहीं हारी थी बॉस। बांकीपुर सीट बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है और इस सीट पर हार के बाद क्या ममता बनर्जी, क्या केजरीवाल, क्या अखिलेश यादव, सारे इंडी गठबंधन वालों ने इसे बीजेपी के अंत की शुरुआत बता दिया। आज पाठशाला में हम आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने यह गजब किया कैसे, असली खेला हुआ कहां, यह किसके अंत की शुरुआत है, किसके शुरुआत का अंत है। साथ ही बताऊंगा कि क्या उपचुनाव में लगे डबल झटके को बीजेपी के अंत की शुरुआत बताकर ममता बनर्जी और इंडी वाले जल्दबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के 2-1 से पिछड़ने की असल कहानी क्या है, पर्दे के पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, इन नतीजों की पूरी डिटेल आपको बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए कि उनको कुछ कहना है इसमें। ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार का। जो शासन है ये पूरी मशीनरी मेरे पीछे लगा दी। मेलोडी गा लो भाई साहब, ये लो मेलोडी गाओ, मेलोडी गाओ। तीन सीटों पर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उनमें 2 सीटों की बड़ी चर्चा है। एक सीट पटना के बांकीपुर की है, दूसरी सीट मध्य प्रदेश की दतिया। बांकीपुर की बात इसलिए सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि यह बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी और यहां पर प्रशांत किशोर जीत गए। आप रिजल्ट देखिए। प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी, उनको कुल वोट मिले 64,151। नीरज सिन्हा बीजेपी के कैंडिडेट, उनको वोट मिला 44,827 और आरजेडी की रेखा गुप्ता को 14,273। प्रशांत किशोर के लिए जीत का मार्जिन रहा 19,324 वोट। इसी तरह से मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस जीत गई। दतिया का रिजल्ट आप देखिए। वहां घनश्याम सिंह कांग्रेस के, उनको कुल वोट मिला 66,757। आशुतोष तिवारी बीजेपी के, उनको कुल वोट मिला 60,741 और जीत का मार्जिन रहा 6,016 वोट का। इन दोनों सीट में बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका बिहार के बांकीपुर के रिजल्ट को लेकर लगा होगा, क्योंकि बांकीपुर में जो हुआ वो बीजेपी ने कभी सोचा नहीं था। बांकीपुर सीट पर 30 साल से बीजेपी को कोई हरा ही नहीं पाया। पहले नितिन नवीन के पापा जीतते थे, फिर उनके बाद नितिन नवीन इस सीट पे जीतते गए। मतलब ऐसी सीट थी कि बीजेपी आंख मूंद के मान के चलती थी कि जीतेंगे ही जीतेंगे। ऐसा नहीं मेहनत नहीं करती थी, लेकिन माना जाता था कि बीजेपी जीतेगी। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बीजेपी के गढ़ में घुसकर जीत हासिल कर ली। जो प्रशांत किशोर अभी 9 महीने पहले अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव में एक सीट नहीं दिला पाए थे। बांकीपुर में बीजेपी की बड़ी हार इसलिए से माना जा रहा है क्योंकि आप इस सीट का इतिहास देखिए। 1995 में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा उस वक्त पश्चिम पटना सीट कहलाने वाली बांकीपुर सीट से चुनाव जीते। 2006 तक लगातार वो यहां से विधायक रहे। फिर पिता का निधन हुआ तो 2006 में नितिन नवीन पहली बार इस सीट से विधायक बने और इस सीट पर लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते। 2010 में नितिन नवीन ने इस सीट पर आरजेडी कैंडिडेट को हराया। 2015 में कांग्रेस कैंडिडेट को हराया। 2020 में नितिन नवीन एक बार फिर जीते। इस बार उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को हराया। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने आरजेडी की कैंडिडेट को हराया था। बीजेपी अध्यक्ष बनने और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने सीट से इस्तीफा दिया और करीब 30 साल के बाद बांकीपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। बांकीपुर और दतिया जैसी सीटों पर बीजेपी क्यों हार गई, इसके पीछे के कारण क्या रहे? क्या जो सवर्ण वोट है वो बीजेपी को लेकर उसके मन में उथल पुथल चल रही है क्या, जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आ गया, या कुछ और कारण थे? ये सब आपको आगे बताऊंगा। पहले आप बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा वो सुनिए एक बार।
अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बांकीपुर सीट का रिजल्ट देखकर कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह बीजेपी के अंत की शुरुआत है। ये भाई लोग बहुत ही जल्दी में रहते हैं। एक उपचुनाव का नतीजा आया नहीं कि बीजेपी के अंत की शुरुआत बता दी। इनकी पार्टी का शुरुआत अंत सब खत्म हो रखा है। ये लोग वो लोग हैं जिनकी खुद की पार्टी खत्म हो रही है, अपने विधायक सांसद इनसे संभल नहीं रहे, ये दूसरे का अंत बता रहे हैं, ये दूसरों के खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही हार गई। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए, उनको बहुत बहुत बधाई। बीजेपी की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक, E20, मोदी सरकार के प्रति लोगों में गहरा असंतोष है। अहंकार टूटता जा रहा है। देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। अखिलेश यादव ने भी बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने लिखा कि यह डबल इंजन की डबल हार है। बीजेपी की हार मतलब बदलाव की शुरुआत। बीजेपी की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अब बीजेपी का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। बांकीपुर के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आपको पूरी कहानी समझाता हूं। जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए कि उनको कुछ कहना है इसमें, कुछ नैतिक आधार पे कुछ करने वाले हैं या नहीं करने वाले, पूछिए। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, किस कारण से हमें कम मत मिला और पूरी विस्तृत समीक्षा हम लोग करेंगे और जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको अग्रिम बधाई। देखिए, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो खत्म हो गई, ये इंडी गठबंधन वाले, लेकिन इसमें पहली बात तो यह है कि उपचुनाव की 3 सीटों में गुजरात की 1 सीट ऐसी भी है जहां बीजेपी एक तरफा जीती। गुजरात के बड़ोदरा की मांजलपुर सीट पर भी उपचुनाव हुआ और उसका रिजल्ट क्या है? सतीश पटेल बीजेपी के 55,481 वोट पाए, भीखाभाई रबारी कांग्रेस के 24,851 वोट पाए। जीत का मार्जिन रहा 30,630। यानी इन तीनों सीटों को जहां बाईपोल के नतीजे आए, सबसे बड़े मार्जिन से जीत इस सीट पर बीजेपी को मिली है। लेकिन ये लोग इसको साइड कर दिए क्योंकि इसमें नैरेटिव सेट नहीं हो रहा कि बीजेपी खत्म हो रही है। दूसरी बात, उपचुनाव के नतीजों की जितनी चिंता बीजेपी को होनी चाहिए, उससे डबल चिंता इंडी गठबंधन वालों को होनी चाहिए। क्योंकि आप बांकीपुर सीट का हाल देखिए भाई, आरजेडी के कैंडिडेट न सिर्फ हारे बल्कि उनकी जमानत जब्त हो गई। जिस बांकीपुर की ये लोग बात कर रहे हैं, उस बांकीपुर में क्या हुआ? बीजेपी हार गई, ये माहौल है। लेकिन बांकीपुर सीट में जो बाईपोल हो रहा है 2026, आरजेडी को कितना वोट आया भाई? आरजेडी को 14,273 वोट आया है इसी चुनाव में और वोट शेयर उनका रहा है मात्र 11%। वोट शेयर 11%। तो भाई तुम्हारी चिंता तो यह होनी चाहिए कि अगर बीजेपी का किला गिरा भी तो इतनी साल पुरानी आरजेडी पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। नई नई पार्टी बनी है जनसुराज, उस पर भरोसा कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखिएगा नवंबर 2025 में, ये 2026 का आपको बताया, नवंबर 2025 का अगर आप रिजल्ट देखिएगा, उसमें आरजेडी का वोट शेयर कितना था? आरजेडी को वोट मिला था 46,000 वोट और वोट शेयर था उनका, वोट परसेंट, वो उस वक्त हुआ करता था 30%। तो बॉस आप 30% से गिर के 11% पे आ गए। आपका 19% वोट शेयर जो है वो एक नई नवेली पार्टी खा गई। आप जनता की नजर में विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। तो चिंता तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को करनी चाहिए, उनको भी, बीजेपी को भी करनी चाहिए, लेकिन इनको भी करनी चाहिए। क्योंकि जिन प्रशांत किशोर को विधानसभा चुनाव में 1 सीट भी नहीं आई, उन्होंने बीजेपी का 30 साल पुराना किला गिरा दिया। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे नेता कुछ नहीं कर पाए। इतनी बड़ी हार के बाद भी कह रहे हैं कि चुनाव तो आता जाता रहता है। सुनिए तेजस्वी यादव को। देखिए, चुनाव आता जाता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार और हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं।
आप तो आता जाता रहता है, उसमें क्या टिप्पणी है? भाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तो चुनाव तो आता जाता रहेगा। सोमवार आया है सावन का पहला, ये बड़ा जरूरी है। अभी तो प्रशांत किशोर ने एक ही सीट निकाली है। अगर इंडी गठबंधन वाले अब भी नहीं सुधरे या उनमें बदलाव नहीं आया, उनकी पॉलिटिक्स में सुधार नहीं आया, तो फिर बिहार में विपक्ष का स्पेस प्रशांत किशोर लेकर चले जाएंगे। और आप देखिए कि कितना बड़ा फर्क है। प्रशांत किशोर को विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली थी, फिर भी प्रशांत किशोर पूरी तरह से सक्रिय रहे, जबकि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद भी सबक नहीं लिया और सीन से ही गायब हो गए। विधानसभा चुनाव में पार्टी के हारने के बाद पीके का मजाक उड़ा, फिर भी बांकीपुर में बीजेपी के गढ़ में खुद चुनाव लड़कर पीके ने बड़ा रिस्क लिया। उधर तेजस्वी यादव के पास बड़ा मौका था कि वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देते, लेकिन वो तो उपचुनाव के प्रचार के बीच विदेश दौरे पर चले गए थे। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर प्रचार में जान लड़ा दी, जबकि न मजबूत संगठन था न बूथ कैडर थे। जबकि तेजस्वी यादव के पास मजबूत संगठन, बूथ कैडर सब था, फिर भी प्रचार में आरजेडी पीछे दिखी। प्रशांत किशोर ने खुद जगह जगह जाकर प्रचार किया, पूरे चुनाव में दिखा कि बीजेपी और प्रशांत किशोर की टक्कर है। उधर तेजस्वी यादव विदेश में रहे, छात्र आंदोलन के बीच भी नहीं दिखे, विधानसभा सत्र में भी नहीं दिखे, सिर्फ आखिर में 2 दिन प्रचार करने आए। तो भाई जो मेहनत किया उसको पब्लिक को लगा कि ये हमारे बीच आ रहा है, हो सकता है हमारा काम कराएगा, हमारे बीच रहेगा। यही बात खुद तेजस्वी यादव का परिवार भी कर रहा है। लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने बांकीपुर के नतीजों पर कहा कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से यह फिर साबित हो गया कि जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है, जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सम्मान करता है और उसके साथ संपर्क और संवाद कायम रखता है। यह जीत बीजेपी के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है। प्रशांत किशोर की जीत के पीछे एक फैक्टर यह भी है कि आरजेडी का काफी हद तक वोट पीके को ट्रांसफर हो गया। जैसे बांकीपुर विधानसभा में अगर आप देखेंगे, बीजेपी को 2025 में 98,000 वोट मिले थे, यानी 62%, और आरजेडी को 46,000 जो मैं अभी बता रहा था, और जन सुराज को 7700। लेकिन इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर को 64,000 वोट मिले, तो वो ऑलमोस्ट 7-8% वोट शेयर से बढ़कर 49% वोट शेयर पे चले गए। और बीजेपी 44,000 वोट पा पाई, 34% वोट शेयर, और आरजेडी गिरकर 11% पर आ गई। आप ये भी देखिए कि बांकीपुर में जिस आरजेडी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, वो आरजेडी अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात कर रही है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने तो प्रशांत किशोर को बीजेपी की लोमड़ी बता दिया, कहा कि प्रशांत किशोर की जीत असल में बीजेपी की ही जीत है। सुनिए मीसा भारती को। कहीं ना कहीं देखिए वो ये एक बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है। ये लोग इसी सिंड्रोम में रहते हैं कि अपनी गलती मानो ही नहीं, दूसरे को खारिज कर दो। कह रही हैं कि बीजेपी अपने से नहीं जीत सकती थी तो प्रशांत किशोर को जितवा दी। क्यों नहीं अपने से जीत सकती थी? 30 साल से अपने से जीत रही थी। इस बार उसको लगा कि मैं नहीं जीत सकता, तो उन्होंने प्रशांत किशोर को जितवा दी। तो बीजेपी जिसको चाहती है जितवा देती है, तो आप क्यों नहीं जितवा पाते? और अगर प्रशांत किशोर को बीजेपी ने ही जितवाया है, तो ये लोग किस मुंह से कह रहे हैं कि ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है? तो फिर तो बीजेपी जिसको चाहेगी उसको जितवाएगी और रहेगी सत्ता में, अपने जीतेगी, अपने आदमी को जितवाएगी और जीतती रहेगी। यही इनका विरोधाभास है। बोलते क्या है, होता क्या है, मैच नहीं होता है। बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी के हार के पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, असली खेला कहां हुआ, यह भी समझना चाहिए। एक फैक्टर तो सीधा सीधा यह दिखता है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे आप बांकीपुर की सीट देखिए, बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी, लेकिन यहां पर बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को कैंडिडेट बनाया, फिर अपना कैंडिडेट बदल दिया। अभिषेक बंटी नामांकन भर चुके थे, उनके लिए बिहार के बड़े बड़े नेताओं ने रैली कर ली थी, लेकिन अचानक अभिषेक बंटी चुनाव से हट गए और बीजेपी ने नीरज सिन्हा को कैंडिडेट बना दिया। कैंडिडेट अचानक बदलने को लेकर बीजेपी शुरू से ही डिफेंसिव मोड में आ गई। दूसरी बात यह है कि नीरज सिन्हा कोई बड़ा चेहरा नहीं थे, उनके सामने बड़े चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर थे। हो सकता है कि जनता ने सोचा हो कि बीजेपी को एक सीट से क्या ही फर्क पड़ेगा, इसलिए मजबूत चेहरे के तौर पर पीके को वोट किया। इसी तरह से मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कैंडिडेट को लेकर बीजेपी के अंदर बवाल हुआ। दतिया से बीजेपी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा टिकट चाहते थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बड़ा बवाल किया। बाद में किसी तरह से नरोत्तम मिश्रा को मनाया गया। नरोत्तम मिश्रा की जगह पर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, लेकिन बीजेपी को यह सब बवाल भारी पड़ गया। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 3 बार विधायक रह चुके थे।
पिछला चुनाव हालांकि वो हारे थे, लेकिन इलाके में उनकी मजबूत पकड़ थी। दतिया में कांग्रेस के जो कैंडिडेट जीते वो तो खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें नरोत्तम मिश्रा ने तो नहीं जिताया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जिता दिया। उन्होंने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन हाँ, उनके कार्यकर्ता जो थे वो कई लोग नहीं माने और वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे, उनने मेरी मदद की, चुपचाप की। हालांकि ये सिर्फ एक फैक्टर है, एक बड़ा फैक्टर और भी है जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया और उस पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, बीजेपी को भी ध्यान देना चाहिए। यह फैक्टर है जो सवर्ण वोट है उसका। आप चाहे बांकीपुर की सीट देख लीजिए या मध्य प्रदेश की दतिया, यहां पर अपर कास्ट वोट काफी प्रभावी है। जैसे बांकीपुर के बारे में मैं पहले आपको बताता हूं। बांकीपुर की जो सीट है उसमें आपको समझना होगा कि खेला हुआ क्या और कैसे हुआ। बांकीपुर की अगर आप सीट देखेंगे, बांकीपुर, इस सीट पर अगर आप देखेंगे जो पटना का इलाका है, वहां अगर आप सवर्ण वोटर देखेंगे, वो सवर्ण वोटर है 37% बॉस। इतना बड़ा आंकड़ा है सवर्ण वोटर का। और इसमें मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप तोड़ेंगे कि इसमें कौन कौन से जातियां हैं, उसका क्या प्रभाव है, तो कायस्थ, जिससे नितिन नवीन आते हैं, इस समाज से, कायस्थ समाज से, उनका 14% वोट होता है। भूमियार अगर आप देखेंगे, भूमियार का जो वोट प्रतिशत है इस सीट पर वो करीब 8% माना जाता है। और ब्राह्मण अगर आप देखेंगे, जिस जाति से प्रशांत किशोर आते हैं, उनका वोट प्रतिशत 7% है। और राजपूत जो हैं वो हैं 5%। ये उनका प्रभाव है। तो वहां अगर आप देखेंगे, इस सीट पर अगर आपको बताऊं, बांकीपुर पे कुल वोट जो है, कुल वोट है 3.7 लाख, 3,70,000, ठीक है। और इसमें जो सवर्ण वोट माना जाता है, सवर्ण वोट, वो 1,70,000 वोट सवर्ण वोटरों का माना जाता है। और बीजेपी की हार का मार्जिन कितना है, मान के चलिए वो है करीब 19,324। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण डेटा आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी सीट जो बीजेपी का गढ़ रही है, वहां सवर्ण वोटर 37% के करीब रहा है। अगर वहां बीजेपी हार रही तो एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सवर्ण वोट जो है वो बीजेपी से नाराज हो सकता है। यूजीसी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिसके बाद यह पहला एक तरीके का लिटमस टेस्ट हो रहा था। तो क्या सवर्णों ने कुछ मैसेज देने की कोशिश की है, इसको बीजेपी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरी बात, इसी तरह से अगर आप दतिया देखेंगे, मध्य प्रदेश की दतिया सीट को अगर आप देखेंगे, वहां क्या प्रभाव रहा, इसको देखिए। दतिया सीट में जो सवर्ण वोटर है, वहां पर सवर्ण वोटर है 25%, 25%। और कुल सवर्ण वोट जो है, कुल सवर्ण वोट वो करीब 60,000 के करीब है, 60K। और बीजेपी की हार का मार्जिन, वो है करीब 6,000। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी से उसका सवर्ण वोटर नाराज हो रहा है, या ऐसे चुनाव में जहां उसको लगता है कि बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं होगा, वो एक मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि भाई इससे कम से कम बीजेपी समझे कि यूजीसी जैसे मामलों की वजह से आपका कोर वोटर आपसे आहत है। और इस बार अगर आप ये देखेंगे, ये जो मैं आपको किस्सा बता रहा था बांकीपुर का, इस बार वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे बांकीपुर का, अच्छा एक चीज आपको और दिखाता हूं, जिस बांकीपुर की बात कर रहा हूं, वहां अगर आप देखेंगे बांकीपुर में, इस बांकीपुर में वोट प्रतिशत आप देखिए, वोट परसेंट, जो वोट पड़ा पोल में, पोल वोट प्रतिशत, वो 2025 में कितना था, 41% था बॉस। उपचुनाव में कितना हो गया 2026 में, 2026 में बॉस ये घटकर आ गया 34% पे। तो क्या बीजेपी का जो वोटर है वो घर से निकला ही नहीं ये सोच के कि जाओ इनको नहीं देंगे तो किसी को भी नहीं देंगे। ये कुछ फैक्टर्स हैं। देखिए, कैंडिडेट को लेकर, सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दो ऐसी सीटें हैं जहां सवर्ण बड़ा प्रभाव छोड़ता है नतीजों पर, वहां बीजेपी का हारना
बांकीपुर जैसे सवर्ण बहुल इलाके में अपने गढ़ में बीजेपी का हारना बीजेपी के लिए मंथन का विषय है। फिलहाल हम पाठशाला में अगला अध्याय लेकर आ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। महिला पहलवान के आरोप क्यों नहीं टिके? बृजभूषण की रिहाई पर नया दंगल शुरू। प्रियंका केजरीवाल इंडी ने अब क्या क्या कह दिया? यौन शोषण के आरोपों से बरी होने के बाद बृजभूषण सिंह ने क्या कहा? अब इसका अध्याय देखिए। आजकल सब जंतर मंतर की बात कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के नाम पर पीएम मोदी को घेरने में जुटे हैं। गालीबाजों और दंगाइयों को खुलेआम बचाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि आज से 3 साल पहले जंतर मंतर पर एक आंदोलन हुआ था। महिला पहलवानों ने तब के कुश्ती फेडरेशन WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। महिला पहलवानों ने अपने मेडल गंगा नदी में प्रवाहित करने की धमकी दी थी। संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन हुआ था। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के आंदोलन को इंडी गठबंधन ने हाथों हाथ लिया था। बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के लिए मोदी सरकार तक को घेरा जा रहा था। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा और केजरीवाल तक सारे विपक्षी नेता जंतर मंतर चले गए थे। पीएम मोदी को न जाने क्या क्या कहा गया था। इवन पीएम मोदी का इस्तीफा मांग लिए थे ये लोग। देश से लेकर विदेश तक सुर्खियां बनी थी। कुल मिलाकर पूरा माहौल गजब का बन गया था। लेकिन आज 3 साल बाद यौन शोषण के आरोपों से बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया, जिससे विपक्षी दलों को कुछ बोलते नहीं बन रहा। बृजभूषण शरण सिंह आज कोर्ट से विक्ट्री साइन बनाते हुए बाहर निकले। समर्थकों ने बृजभूषण शरण सिंह का जोरदार स्वागत किया। आज बृजभूषण शरण सिंह और उनका परिवार इंडी गठबंधन से सवाल पूछ रहा है। जो आरोप लगाए गए थे, क्या उसके लिए माफी मांगी जाएगी? ये बृजभूषण शरण सिंह और उनका परिवार पूछ रहे हैं। पहलवान विनेश फोगाट, जो बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने के बाद कांग्रेस में चली गई थी और हरियाणा चुनाव में जीत हासिल कर विधायक बन चुकी हैं, आज विनेश फोगाट कह रही हैं कि पूरा सिस्टम बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगा था। केजरीवाल कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सारे सबूत थे, फिर भी वो बरी हो गए। यानी जब पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा फेल हो गया तो विपक्षी दल कोर्ट के फैसले पर अब सवाल उठा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के बाद किस तरह की राजनीति गर्मा गई है, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत। महिला रिजर्वेशन की बात है और दूसरी तरफ ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है अगर उनको बरी कर दिया है। उनके मुंह पे तमाचा है, वरना माफी मांग ले, वरना आए हमारे साथ खुशी में शामिल हो। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको निभाया जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह यूपी के बाहुबली नेता हैं। बीजेपी सांसद रहे हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी थे और इसी पद पर रहने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे। जनवरी 2023 में महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर आरोप लगाए थे और यौन शोषण, डराने धमकाने, पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यह आरोप लगाए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज इस केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। इस फैसले के बाद बृजभूषण सिंह ने क्या कहा है, सुनिए एक बार। बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। महिला पहलवानों के आरोप लगाने के बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पूरा इंडी गठबंधन एक्टिव हो गया था। लेकिन आज कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह बरी हुए और अब वो खुलकर विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं। पहलवानों के साथ साथ ये आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं, याद करिए जंतर मंतर पर कौन नहीं बैठा था? प्रियंका जी चली आई। आम आदमी पार्टी तो पूरा खाने पाने की व्यवस्था कर रही थी। लेफ्ट राइट जो आप देखते हैं ना, यहाँ कोई बचा था? मेरी फांसी की मांग हो रही थी, जिंदा जला देने की मांग हो रही थी। अब वो लोग अपने गिरबान में देखें, समय आने पर जवाब दिया जाएगा।
बृजभूषण शरण सिंह के हमलों का विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि फैसला कोर्ट से आया है। कोर्ट के फैसले को महिला पहलवानों के साथ अन्याय की तरह बताया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा कह रही कि एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, दूसरी तरफ ये हो रहा है। तो क्या करें? कोर्ट का फैसला नरेंद्र मोदी जाके पलट दें? 3 साल के बाद फैसला आया है, सुनवाई होने के बाद फैसला आया। सुनिए प्रियंका वाड्रा। एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये। तो प्रियंका वाड्रा क्या चाहती है? नरेंद्र मोदी जाके जज बन जाएं और सारा केस सुने और फैसला भी वही दे जो प्रियंका वाड्रा चाहती है। भाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, आपको लग रहा गलत है तो आप लेके चले जाइए अपर कोर्ट में और वहां से फैसला पलट जाएगा, तो उस पर उसके हिसाब से बात होगी।